प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। केच और आवारान में मौत का राज, मगर हुकूमत गायब। अवाम का पुरसाने हाल कौन? पंजाब में मामला संभालने के लिए कमेटी का कयाम, हमजा शहबाज सरबराह होंगे। नस्ट में लड़कियों के जीन्स पहनने पर पाबंदी, तालिबानी सोच का बसेरा इस्लामाबाद के तालीमी इदारों पर। इमरान कहते हैं अभी भी मुज़ाकरात, तालिबान का दफ्तर खोला जाए। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान से आने वाली खबरों के मुताबिक जो कल वहां पर जल्जला आया था, उससे हलाकतों की तादाद बढ़ती जा रही है। जिला वारान जो तकरीबन 3.5-4 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, बताया जा रहा है कि 95% मकानात इस जिले के मुनहदम हो चुके हैं और लोग, बेबस लोग इस वक्त अपने घरों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन इंतजामिया वहां तक अभी नहीं पहुंच पाई। अभी तक जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक हलाकतें भी सैकड़ों में हैं और जो जख्मी हैं उनकी तादाद हजारों में है। अजीब बात है कि जब भी कोई इस किस्म की आफत आती है तो हमारे सियासतदान ये वादा करते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जाएगा, सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात फिर रूनुमा होती है तो पता चलता है कि हमारे निज़ाम में उसमें बेहतरी नहीं आई। और अब जो इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल है, परेशान है अवाम, उनकी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं। और एक और प्रॉब्लम भी है उस खत्ते के हवाले से, उस इलाके के हवाले से। ये बलूचिस्तान का वो इलाका है जहां एहसास महरूमी होने की वजह से हुकूमत के बारे में जज्बात भी नहायत शदीद हैं। बताया जाता है कि वहां पर कोई सरकारी मशीनरी विदाउट सिक्योरिटी ट्रैवल भी नहीं कर सकती, जा भी नहीं सकती। फौज भी वहां पर कॉन्वॉयज की सूरत में जाती है। वहां पर लोगों का हमारे निज़ाम से जो इस वक्त उनकी नफरत है, इस बात से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इलेक्शन हुए थे मई में, सिर्फ 400 कुछ वोट पड़े थे और बताया जाता है वो भी FC का जहां पर कमांडेंट ऑफिस है वहां पर वो वोट पड़े थे। लेकिन इस वक्त एक और भी बदकिस्मती इस सूबे की ये है कि वजीर आला इस वक्त लंदन में है, काबीना बनी नहीं, गोया पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो लंदन में है और लोगों की इस वक्त फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे जनाब हाफिज अब्दुल्ला, जो वहाँ पर JUI के रहनुमा हैं और JUI वहाँ पर हिज़्ब इख्तलाफ भी ऑफिस भी उनके पास है। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि जो इस वक्त वहाँ पर किया जा रहा है बंदोबस्त वारान में, क्या इत्तला है आपको, क्योंकि तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई है और वसाइल बहुत कम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आपने बहुत अहम इशू को आज उठाया है, बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान की पुरसानी हाल 48 से लेकर आज तक कोई भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है, सबसे पहले तो जमीयत उलमा इस्लाम उन तमाम जो इस ज़लज़ले के नतीजे में शहीद हो गए उसके साथ यकजहती का इज़हार कर रही है, और जो लोग ज़ख्मी हैं, मलबे तले दबे हुए हैं, उसके साथ बाकायदा हमदर्दी का इजहार करती है और पसमानदगी के लिए सब्र जमील की दुआ करती है। जमीयत उलमा इस्लाम ने आज पूरे सूबे में, जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान ने पूरे सूबे में ऐलान किया है कि इमदादी कैंप खोलनी चाहिए और इमदादी कैंप कल से हम पूरी सूबे में खोलेंगे। जहाँ तक आपने हुकूमत की बात की, मैं एक और बात की वजाहत करूँ कि वहाँ हुकूमत का कोई ऑफिस ही नहीं है, कोई सरकारी जिम्मेदार ही नहीं है, और बलूचिस्तान में 9-10 महीने से हुकूमत नहीं है। 4 महीने 3 महीने गवर्नर राज, 3 महीने निगरान काबीना, निगरान वजीर आला बगैर काबीने के, और फिर 3 महीने, फिर आज चौथा महीना है कि वहाँ काबीना की तश्कील नहीं हो पाई है। आज तक सिर्फ एक वजीर आला है, यकता वजीर आला, वो भी लंदन में। इसका नाम ये है कि वजीर आला नाम है सूबाई हुकूमत का। तो 9 महीने से 10 महीने हो गए कि वहाँ बलूचिस्तान बगैर कैबिनेट के चल रही है। आप मुझे बता दीजिए, वो आइन के अलमबरदार, हकीकी नुमाइंदे, हकीकी लीडरशिप, जिसको हम भी कहते, मीडिया भी कहते, पूरी आवाम कहते कि हकीकी लीडरशिप नहीं है, इस वजह से बलूचिस्तान की सूरत हाल जो वो संवर नहीं रही है। लिहाजा वो हकीकी लीडरशिप 4 महीने में जब वो काबीना नहीं बना सकी, वो हुकूमत नहीं बना सकी, और आइन का तकाजा ये है कि आप हुकूमत चलाएंगे फेडरल में हो या प्रोविंशियल सूबाई में, काबीने से चलाएंगे, लेकिन वहाँ काबीना है नहीं। जहाँ इमदादी सामान की आप बात करते हैं, वहाँ अवारान में
और केच में तकरीबन 95% आबादियां ज़मीन बोस हो चुकी हैं। आपके ख्याल में जब वो ज़मीन बोस हो कितने लोग, कितनी अमवात हो चुकी होंगी? ये फिगर जो मीडिया बता रहे हैं मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वाक़ये के खिलाफ है और गलत है। जो 250 और 300 के दरमियान वो बता रहे हैं, जब 95 आबादियां ज़मीन बोस हो जाए कितने लोग वहाँ अमवात उनकी हो चुकी होगी, कितने नुकसानात, कितने अपाहज हो चुके होंगे। फिर डॉक्टरों की बात हो रही है, दवाइयों की बात हो रही है। वहाँ तो एफसी और आर्मी की कानवाई के अलावा कोई जा ही नहीं सकता है। अगर आपने पहुंचाना है तो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाना है या कानवाई के जरिए पहुंचाना है। तो डॉक्टर कैसे पहुंचेगी, दवाई कैसी पहुंचेगी, वो सहूलियात और जरूरियात कैसी पहुंचेंगी? हुकूमत है नहीं, ये हिकमत अमली और तरतीब कौन बनाएगी? जहां वहां वोटिंग हुई है मई 11 को, जैसे आपने खुद कहा, वहां जो वोट हुई, जो मुहतरम उम्मीदवार वहां से जीत गए, 466 वोट से जीत गए। और हमारी इत्तला यह है कि वो 466 वोट भी आवाम ने नहीं डाले, वो किसी खेमे में टप्पे लगा के दिए गए। तो अगर ये सूरत हाल हो तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि इसका सुनवाई कौन करेगा, फुरसान हाल कौन होगा? अच्छा, ये तो आपने ये तो हाफिज साहब ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब ये बताइएगा कि जो आपकी जमात के लोग हैं वहाँ पर उस ज़िले में, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस वक्त, क्या ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है? कितने फीसद इलाके में ये जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं लोग पहुँच गए हैं, और क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज, कितना अभी इलाका बाकी है जहाँ कोई इमदादी पार्टी पहुँची ही नहीं? मेरे भाई, मेरी आज भी पंजगुर में बात हुई, केच में हमारे जुमात है, पूरी बलूचिस्तान में हमारी नेटवर्क है जुमात का। केच में हमारी बात हुई, अवारान में हमारी बात हुई, वहाँ कोई भी काबिल जिक्र इमदादी टीम नहीं पहुंचा है किसी भी हवाले से। लोग आसमान के तले बैठे हैं, लोग मलबे के तले दबे हुए हैं, उसके निकालने के लिए कोई है नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान ने बाकायदा अपने कारकुनों को कहा कि अपनी मदद आपके तक जाके लोगों के साथ ताउन करे। 3 मदारस जमीन बोस हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 35 से 50 तलबा शहीद हो गए। उसमें वही तलबा जाके उस अपने मदद आपके साथ लोगों के साथ ताउन कर रही है। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं तो वो बता रहा हूँ जो ग्राउंड रियलिटी है, उन लोगों की जबान हूँ। जो लोग वहाँ, उनका कोई सुनवाई और सुनाई के लिए कोई जाता ही नहीं, उनका कोई सुनता है। अच्छा हाफिज साहब, आप हमारे साथ ही रहिए क्योंकि एनडीएमए के ब्रिगेडियर कामरान ज़िया हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइए कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि 95% जो मकानात हैं वो मुनहदम हो चुके हैं और वसाइल जो डाले हैं हुकूमत ने वो बहुत कम है वहाँ पर। आपको क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, क्या सूरत हाल है ग्राउंड पर? हम जी ग्राउंड पे जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्मी की है, एफसी की है, पीडीएमएज है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, और इसके अलावा जो दीगर लोगों से भी हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इन टच हैं, और जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उधर से आ रही हैं उसके मुताबिक हमने अपना रिस्पांस माउंट किया है। जहाँ तक इस बात ताल्लुक है कि काफ़ी सारे मकानात मुनहदम हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। जो क्योंकि ज़्यादातर कच्चे मकानात थे और 7.7 वाला जो है ज़रा ये तो पक्के मकानात के लिए भी काफ़ी डेंजरस है, तो इसलिए ये बात दुरुस्त है कि नुकसानात काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं एक आपसे बात जानना चाहूँगा कि एक हमने आज एक इस पर कमेंट कीजिए, कंट्रोवर्सी भी आई। वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि एनडीएमए जो है ये एक पॉलिसी मेकिंग इदारा है, ये नुकसानात का तखमीना नहीं लगा सकती, अंदाज़ा नहीं लगा सकती, और एक बासत साहब को उन्होंने वो एक सरबराह भी बना दिया है प्रोविंशियल अथॉरिटी का। ये कुछ बयान कीजिएगा, ये भी कुछ आपके काम में इसने हैम्पर तो नहीं किया, इस छोटी सी कंट्रोवर्सी ने? नहीं जी, ना किसी ने हैम्पर किया है, ना ही कोई हैम्पर हो रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाज लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको समझ नहीं है इस चीज की। ये जो पॉलिसी मेकिंग अदारा है, बट अगर एनडीएमए एक्ट है 2010 का, उस डेस्क के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन को भी हमने ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करनी है। तो डिवॉल्व सब्जेक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन जो बनता है और जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अंदर तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव सूबों के भी, एजेके के भी, जीबी के वो भी बैठते हैं, लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन बैठते हैं, पार्लियामेंट में के जो दोनों ऐवानों के,
और चूंकि ये लोग उसमें बैठती हैं डिस्ट्रिक्ट जो ठीक है। अच्छा, एक मुख्तसर कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि ब्रिगेडियर साहब वक्त की कमी है, ये बयान कीजिएगा कि वहां पर जो नुकसान है वो उसमें हजारों की तादाद में लोग होंगे, तो ये बताइए उनके शेल्टर के लिए कुछ बंदोबस्त किया, क्योंकि वो तो आसमान तले बताया जा रहा है कि वो बैठे हैं लोग। देखें जी, कल 5000 शेल्टर्स भिजवा दिए गए थे। टोटल हमें जो भी बताया गया है कि 7000 फैमिलीज हैं दैट आर अफेक्टेड, बिकॉज इसमें जो पॉपुलेशन इस इलाके की कम है। लेकिन हमने 5000 पहले गए हैं, उसके अलावा कल सुबह 7000 मजीद शेल्टर्स सुबह निकल रहे हैं, और बल्कि उसमें से चंद ट्रक्स अभी रात को ऑलरेडी निकल चुके हैं, और मजीद 5000 कल शाम को शेल्टर निकलेंगे। इस इलाके में कल रात तक पहुंच चुके होंगे। वहाँ पे एक फील्ड हॉस्पिटल अबरान अस्पताल में बन चुका है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम 4 वहाँ पहुंच चुकी हैं। उसके अलावा एवैक्यूएशन जो 329 के करीब कैजुअल्टीज हो चुकी हैं, जिनमें से तकरीबन 200 के करीब कैजुअल्टी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर जिया साहब और हाफिज अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। बहरहाल एक बुरी सूरत हाल है बलूचिस्तान में, वसाइल की कमी है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो इदारे काम कर रहे हैं वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे होंगे, लेकिन इस वाक़े ने एक और चीज़ को एक्सपोज किया है कि जहाँ गरीब आवाम के मसाइल हैं, वहाँ हमारी रियासत अगर कोई कैलेमिटी आ जाए तो उस पर वहाँ इमदाद प्रोवाइड करने के लिए हमें पूरी तरह तैयार नहीं नज़र आती। नाजरीन, यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब में बनने वाली उस कमेटी की, उस पब्लिक यूनिट की जो तमाम मसाइल का हल तलाश करेगा और एक ब्रिज होगा ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर और लोगों के दरमियान। उस कमेटी के सरबराह हैं हमजा शहबाज। क्या होगा सियासत में, क्या मकसद है, क्या पैगाम है इस कमेटी के बनाए जाने के बाद, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सियासी वर्कर्स और वोटर्स हमेशा अपने कायदीन से एक बात पर इख्तलाफ करते हैं कि जब हुकूमतें बन जाती हैं तो कायदीन का वर्कर से राब्ता खत्म हो जाता है। यह भी एक शिकायत होती है कि कायदीन पार्टी मंशूर भूल गए और जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर रहे। इस सूरत हाल को देखते हुए पंजाब में जो सूबाई वजीर आला मियां शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक निहायत अहम फैसला किया है। एक पब्लिक अफेयर यूनिट बनाया गया है जिसके इंचार्ज हमजा शहबाज को बनाया गया है, जो मियां शहबाज शरीफ के साहबजादे भी हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। बताया जाता है कि ये जो कमेटी है 6 अफराद पर मुश्तमिल, ये एक ब्रिज का काम करेगी मुस्लिम लीग नून और पंजाब के वोटर्स और पंजाब के लोगों और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के दरमियान। जो तमाम तरक्याती काम है उसको भी ओवरसी करेगी और जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं उस हवाले से भी निहायत अहम फैसला करेगी। कुछ लोगों की तनकीद है कि मियां शहबाज शरीफ के क्योंकि साहबजादे थे हमजा शहबाज, इसलिए उनको ये ओहदा दिया गया है, और कुछ उनका ये कहना है कि ये इस तरीके से जो एक ख़ानदान की ग्रिप है पॉलिटिक्स पे वो मजबूत करने की कोशिश की है। जबकि जो लोग मुस्लिम लीग नूनी से जिनका ताल्लुक है उनका कहना है कि हमजा शहबाज को सिर्फ इस सूरत में ना देखा जाए कि वो शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं। जब मुशर्रफ दौर था तो उसमें उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया था साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का। वो 2 दफ़ा हल्के से MNA भी मुंतखब हुए हैं। वो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून की सियासत को समझते हैं और जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं मुस्लिम लीग नून के उसको आगे वो लेके जा सकते हैं। आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब राना सनाउल्लाह, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और सूबाई वज़ीर कानून भी हैं। राना साहब, बड़ा अहम मामला है ये हमजा शहबाज साहब का। कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि ये हमजा शहबाज साहब को इसलिए आगे आप लेके आए हैं आपकी जमात के वो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं। देखिए, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि मियां शहबाज शरीफ जैसे बेहतरीन इंसान के साथ अगर किसी का तल्लक है या कोई निस्बत है तो वो यकीनन एक काबिल फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। लेकिन इससे हट के हमजा शहबाज शरीफ का एक पॉलिटिकल कैरियर भी है। वो अभी 18 साल का नहीं था जब वो जेल गया, और वो जेल जो है वो किसी और जुर्म या इल्ज़ाम में नहीं गया, वो सिर्फ इस वजह से गया कि उसके ख़ानदान जो है वो पॉलिटिक्स में था। उसके बाद आप देखें कि जब पूरे ख़ानदान को जो है वो जलावतन कर दिया गया, उसके बाद उसने तनहा जो है वो यहाँ पे पार्टी को भी सहारा दिया और अपनी फैमिली का जो यहाँ पे बिज़नेस था उसको भी उसने देखा। और इस दौरान ऐसे ऐसे वाक़यात भी आए, यानी ये लोग जो तनकीद करते हैं ये भूल जाते हैं कि वो वक्त जब उसकी वालदा को, उसकी बहनों को जो जलावतन किया गया और जिस तरह से पुलिस
गर्दी की गई उनके ख़िलाफ़, उनकी चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, तो उसका क्या जुर्म था उस वक्त? उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या था? सियासत। तो एक आदमी जिसका यानी बचपन से जो है वो एक पॉलिटिकल कैरियर है, फिर उसके बाद वो ठीक है बाप की वजह से या ख़ानदान की वजह से टिकट दिया जा सकता है ना, वोट तो लोगों ने देने हैं। वो 2 मरतबा जो है वो लाहौर से जो है वो MNA मुंतखब हुआ है, और उसके बाद ये जो हमारे पार्टी के जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसमें क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं जा सकता, मैं बतौर मिनिस्टर नहीं जा सकता, दूसरे मिनिस्टर नहीं जा सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता, हर जगह पे उन्होंने जो है वो पार्टी को जो है वो लीड किया है। तो उनका एक पॉलिटिकल कैरियर है, उनका पार्टी के वर्कर के साथ, पार्टी के जो तंजीमी सिलसिला है उसके साथ उनका एक तल्लक है। अब इसके बाद आप आ जाएँ दूसरी तरफ के ये जो कमेटी बनी है, अब इसमें देखें कि ये जो कमेटी है, ये कहा जा रहा है कि जी इसमें जी उनको नायब वज़ीर आला बना दिया गया है, इख्तियार दिए गए हैं। आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ें और जिन लोगों ने खबर दी है उस खबर को भी पढ़ें, मासवाई इस बात के कि वो एक राब्ता, यानी ये कमेटी जो है, ये यूनिट जो है वो एक राब्ता होगा बिटवीन चीफ मिनिस्टर और जो है वो यानी हमारे MNAs, MPs, हमारे पार्टी वर्कर्स। इसके अलावा उसे तजावीज़ देने का या रिकमेंडेशन देने के अलावा कोई इख्तियार ही नहीं है। और सबसे हमारा बड़ा जो मसला इस वक्त हमें, क्योंकि जब आप इलेक्शन में आते हैं तो आपको फिर हर चीज़ जो है ना वो चट्ठा कट्ठा जो है ना वो सारा सामने आ जाता है। इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा तनकीद ये हुई कि जी जो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है उसके ऊपर जी ब्यूरोक्रेसी का बड़ा गलबा है, वहाँ पे जी अफसरशाही जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में सेक्रेटरीज़ हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज़ हैं, PSOs हैं। तो ये इलेक्शन के दौरान ही हमारा ये पॉलिटिकल फैसला था कि हम चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक ऐसा पॉलिटिकल यूनिट जो है वो कायम करेंगे कि जब कोई MNA, कोई MP अपनी डेवलपमेंट स्कीम के सिलसिले में, अपने हल्के के किसी मामले के सिलसिले में, अपने किसी लोकल तराजे के सिलसिले में जब वो वहाँ पे आए तो उसे किसी डिप्टी सेक्रेटरी को या किसी सेक्रेटरी को अपना हाल अहवाल जो है ना वो बताना पड़े। वहाँ पे एक उसके जैसा जो है वो एक पॉलिटिकल वर्कर हो, कोई MNA हो, कोई MP हो, कोई सीनियर आदमी हो, उसके साथ वो बात करे ताकि उनके ज़रिए से वो बात जो है वो चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे। यानी इस तसर को दूर करने के लिए ये जो है वो यूनिट बनाया गया है। अब देखिए उसने लोगों की, जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारी जो MNA MPs हैं, उनकी हलकों की डेवलपमेंट से मुतल्लिक भी जो है उनकी शिकायत को सुनना है, उनके मनसूबों में अगर कोई डिले हो रही है उसके मुतल्लिक भी बात करनी है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, दूसरे मसाइल हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो 6 लोग हैं ये यानी हमारे इस वक्त कोई 325 के करीब हमारे MPs हैं और कोई 115 के करीब जो है वो हमारे MNAs हैं पंजाब से। ये तो तकरीबन यानी जो है वो 400-450 लोग हैं। उनके लिए तो ये यूनिट के जो चेयर अरकान हैं, मैं समझता हूँ कि ये शायद इस रवैये, इस राब्ते में ज़्यादा मौसर किरदार ना अदा कर सके। और हमें इस तरह के 1-2 यूनिट जो हैं कि एक डेवलपमेंट को देखे, एक जो है वो तंजीमी अमूर को देखे और एक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को देखे, और वो सारी चीज़ें जो है वो एक पॉलिटिकल एंगल जो है वो चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे। तो ये तो इस मकसद के लिए है। ये आप दुरुस्त फरमाया आपने, ये होगा डेफिनेटली, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि क़यादत से जो एक गैप आ जाता है वो नहीं होना चाहिए। और क्योंकि हमजा शहबाज उस फैमिली से भी हैं तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बात जो भी वर्कर्स की होगी वो पहुँच जाएगी टॉप क़यादत तक। लेकिन इसमें जो इतराज़ है कमेटी की, अगर आप कंपोजिशन देखें, ये है कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं आपकी जमात के जिन्होंने बहुत अरसे से वो साथ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस कमेटी को थोड़ा सा अगर बड़ा कर दिया जाता और उन सीनियर लोगों को भी शामिल कर लिया जाता, जैसे आपने कहा कि कमेटियां ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें जो लोग हैं वो भी बड़े सीनियर लोग हैं, सीजन लोग हैं, MNA MPs रहे हैं, इस वक्त भी मौजूदा भी हैं। लेकिन उस पर देखें, बात ये है कि ये जो तसर देने की कोशिश की जा रही है कि जी कि हमजा शहबाज क्योंकि उस फैमिली से है। देखिए बात ये है कि ये कोई फैक्ट्री है, ये कोई जागीर है कि कोई बाप या कोई अजीज जो है वो उसके नाम रजिस्ट्री करवा देगा। ज़्यादा से ज़्यादा को क्या करेगा अपनी फैमिली मेम्बर्स को? उसको टिकट देगा ना, तो वोट तो लोगों ने देने हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर लोग जो है वो नाकाम नहीं हुए, हारे नहीं है? तो बात यह है कि ये तो जब तक लोग जो है वो इस बात की तईद नहीं करेंगे उस वक्त तक किसी फैमिली से होने का तो कोई जो है वो वास्ता नहीं है। अब अगर इस फैमिली के साथ क्या 12 अक्टूबर 99 के बाद इस फैमिली से लोगों को बदजन करने के लिए, मुतनफ़र करने के लिए, तोड़ने के लिए कौन कौन सा जो हरबा है वो 8-9 सालों में नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोगों ने उनके साथ जो है वो प्यार किया, लोगों ने उनका जो है वो इंतज़ार किया। हम लोग यहीं थे ना,
हम लोगों ने इंतज़ार किया। हमारे सामने ये लोग जो आज यानी जो है वो दूसरी तरफ बैठे हैं और हर वक्त इस कोशिश में है कि हम इधर आ जाएं, तो ये लोग यहीं थे ना। तो बात ये है कि ये तो लोगों का प्यार है, उस फैमिली से है, उस फैमिली के लोगों से है, तो आखिर उनसे लोगों को उम्मीद है, उस उम्मीद के ऊपर लोगों ने उनको अपना मैंडेट दिया है। और हमारी दुआ है कि उनको जो ये 5 साल मिले हैं, अल्लाह करे कि वो इन उम्मीदों को वो पूरा बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह। निहायत अहम फैसला चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जिसमें हमजा शहबाज को पब्लिक अफेयर यूनिट का सरबराह बनाया गया है, जो एक ब्रिज का काम करेगी वर्कर्स और वज़ीर आला ऑफिस के दरमियान, और इसके साथ साथ तजावीज़ भी देगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज अगरचे नज़र आते हैं, स्क्रीन पर नज़र आते हैं, काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो अपनी जेब से सारे पैसे खर्च करते हैं। वो कमेटी के सरबराह जरूर होंगे, लेकिन उनके कोई पर्क्स और प्रिविलेजेस नहीं होंगे। यहाँ तक भी बयान किया जा रहा है कि वो ये भी बयान किया जा रहा है कि वो जो पेट्रोल का भी खर्चा है वो अपनी जेब से अदा करेंगे। बहरहाल कुछ तनकीद भी है, लेकिन ये एक बड़ा अहम फैसला है जो एक हमेशा से वर्कर्स को जो एक शिकायत रहती थी उसको दूर करने के लिए। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और अहम मसले की। इस्लामाबाद में नस्ट जो इदारा है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ख़वातीन के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि तालिबान शायद रहते तो पहाड़ों पे हैं, लेकिन अब उनकी सोच ने इस्लामाबाद पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। ये सब एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद के वस्ट में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट से यह खबर आ रही है कि वहां पर जो खवातीन है उनके जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है, और अगर किसी ने जीन पहनी तो उसको जुर्माना भी किया जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो इस किस्म के फैसले हैं जहां आप लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल करते हैं मज़हब या इखलाक के नाम पर, ये एक सोच का नाम है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस सोच को तालिबानियत कहते हैं। लोगों का ये कहना है कि तालिबान अगरचे पहाड़ों में रहते हैं, गारों में रहते हैं, लेकिन अब उनकी सोच ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद में उसने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अब देखें कौन सा दूसरा निजी इदारा इसको फॉलो करता है, या फिर कौन सा ऐसा बिजनेस ऑफिस है जहां पर यह कहा जाएगा कि खवातीन ये जीन्स ना पहने या हिजाब पहन कर आएँ। यूरोप में भी इस किस्म की पाबंदियां जो थी वो लगती रही हैं, लेकिन वो इसके मुख्तलिफ थी। मसलन फ्रांस पे हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई, इटली में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई। ये सोच क्या है जो दूसरों की जिंदगियों को कंट्रोल करती है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो मखसूस हालात हैं उनमें इसका क्या मैसेज है? आज इस पर हम बात करेंगे। जनाब डॉक्टर फरीद पराचा जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये नस्ट में ये जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले हम थे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, मैं भी स्टूडेंट्स था, तो तलबा तंजीमें थी, वो बिल्कुल खवातीन और जो मर्द स्टूडेंट्स हैं उनको आपस में मिलने नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे। अब एक बड़ा निजी इदारा, और ये समझा जाता है कि बड़ी हाई क्लास के बच्चे बच्चियाँ उसमें पढ़ते हैं, जीन्स पर पाबंदी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरानगी ये तो नहीं है कि उस पर पाबंदी लगी है। असल हैरान होने वाली बात तो ये है कि एक डिसिप्लिन्ड इदारा है जिसकी पहचान ही यूनिफॉर्म है, और जिसके हर इदारे के अंदर यूनिफॉर्म मौजूद है, उसने अब तक इससे पहलू तही और चश्मपोशी क्यों की है? तालीमी इदारों का एक अपना एक माहौल होता है, और उस माहौल का न इसको आप उसके साथ ले जाएं कि मज़हब की सख्तियाँ, पाबंदियाँ, वो एक अलग मौजू है, उस पर भी मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन ये कि ड्रेस कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो एक हर जगह पे माने जाने वाली चीज़ है। हर इदारे का अपना एक राइट होता है, वो एक मुकर्रर कर देते हैं। आपने दूसरे इदारों के नाम लिए कि जी जो मुलाजमतों वाले हैं मुख्तलिफ जॉब्स के, तो उन्होंने भी अपने कहीं ना कहीं कोई रखा हुआ होता है, ड्रेस कोड वगैरह रखा होता है। जब आप पार्टियों में जाते हैं तो वहाँ पे नीचे दिया हुआ होता है कि जी आपका ये ड्रेस जो है वो होगा। तो इसमें हैरानी वाली बात तो कोई नहीं है, इदारों को हक है। अभी आपने एक जिक्र किया कि जी फ्रांस का, इटली का। अच्छा, ये जो एक है कि उन्होंने एक पाबंदियाँ लगाई, उसके ख़िलाफ़ हम बात करते हैं। हम कहते हैं कि वो एक तरफ कहते हैं कि लिबास हर एक का निजी मामला है, दूसरी तरफ हिजाब पहनने पे वो पाबंदी लगाते हैं वो। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू यहाँ के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जब वो पाबंदी लगी और हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं,
तो सब ये कहते हैं कि भाई जहाँ के कानून है उस कानून को मानना चाहिए। वो जो फ्रांस में रह रहे हैं उन्हें उनके कानून को मानना चाहिए, तो अब जो नस्ट में रह रहे हैं उन्हें उनके कानून का ज़ाब्ते को मानना चाहिए। अब ये बात है कि जी अगर वहाँ कोई एक ज़ाब्ता बना है तो उसको इसलिए कर दिया जाए कि जी इसके साथ किसी की आज़ादी मुतासर हो रही है। ये कौन सी आज़ादी है कि जो वहाँ पे मुतासर हो रही है? इदारों को हक होता है, वो अपने उस हक का इस्तेमाल करते हैं। राजा साहब, बात उस सोच की हो रही है कि जो दूसरों की डिसिप्लिन होना एक और बात है। आप ये कह सकते हैं कि आप पैंट पहन कर आएँ, आप शर्ट पहन कर आएँ, और जीन भी एक तरह का एक ट्राउज़र है, लेकिन ख़ास तौर पर एक चीज़ को ममनू करार देना और फिर उसके पीछे एक मखसूस सोच का होना, डिसिप्लिन के नाम पर वो सोच अगर इम्पोज की जाए तो फिर उसको क्या कहेंगे आप? समी साहब, आप भी पढ़ते रहे हैं, हम भी पढ़ते रहे हैं। 90% सरकारी इदारों में और इसी तरह प्राइवेट इदारों के अंदर अब भी यूनिफॉर्म मौजूद है, पहन के जाते हैं लोग। इसके पीछे एक और फिलॉसफी है, वो ये है कि लोग यहाँ डिफरेंट माशी पस मंज़र से आते हैं। कोई देहाती पस मंज़र का है, किसी का बाप गरीब है, किसी के घराने के अंदर राजा साहब, नस्ट में कोई गरीब आदमी नहीं है, वो बहुत अमीर लोगों की यूनिवर्सिटी है। मैं कहता हूँ अमीर और गरीब का मसला नहीं है, मसला तो डिसिप्लिन का है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जी वहाँ भी ये तो नहीं है कि जी सारे ही लोग एक तरह मेरिट पे लोग जाते हैं, वहाँ पे गरीब घरानों के भी मेरिट पे पहुँच जाते हैं। मसला ये है कि जो एक चीज़ जिसका ताल्लुक जो है वो एक डिसिप्लिन से है, उसके खिलाफ वावेला करने की ज़हनियत क्या है? यानी असल तो ये देखना चाहिए ना, कानून की पाबंदी करनी चाहिए, हर कोई कहेगा, ज़ाब्तों की पाबंदी करनी चाहिए, हर कोई कहेगा। लेकिन ये तो कोई देखेगा ना, कानून बनाया किस तरह गया है, उसके पीछे स्पिरिट क्या है, कानून बनाने का मकसद क्या है? देखना, जो स्पिरिट भी है उसकी तो एक अलग बात है, लेकिन तालिबानाइजेशन तो यही है ना कि आप डिसिप्लिन को ना माने, आप कानून को ना माने। आप एक तरफ कहते हैं जी वो जो तालिबान है वो ना हमारी जी रिट मानते हैं, आप इदारों के रिट को ना मानने वालों को एडवोकेट कर रहे हैं कि जिन्हों इदारे की रिट ना माने। फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करूंगा, लेकिन मैं उसको छोड़ देता हूं। वो जो तो तालिबानाइजेशन तो ये है, वो तालिबान तो वो है कि जो उस चीज को नहीं मानते कि जी अब इदारे का एक डिसिप्लिन है, हम नहीं मानेंगे, एक ड्रेस कोड है, हम नहीं मानेंगे। तो ये जो चीज है इसको आप इसमें नहीं पराचा साहब, इसमें किसी ने, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, उन्होंने इदारे की रिट को चैलेंज नहीं किया, बल्कि ये जो कानून है इसके पीछे जो स्पिरिट है, जो सोच है, जो जिंदगियों पर, उनके लिबास पर हावी होने की कोशिश कर रही है, उस पर उन्होंने एहतजाज बुलंद किया है। उन्होंने ये कहा कि ये क्यों आप कर रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जीन पहनने के पीछे कौन सी सोच है? क्या अब देखना, हर चीज के पीछे अगर आप सोच ही निकाल रहे हैं तो एक बच्चियों की जीन पहनने के पीछे कौन सी सोच है? भाई एक मुल्क है, वहां की एक रवायात है, वहां की एक, आपने ये बिल्कुल राजा साहब, आपने निहायत अहम आपने मसला उठाया कि जीन के पीछे पहनने के क्या सोच हो सकती है। यहाँ पर सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ है, मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन निहायत अहम मामला है और इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी। लोग इसके हक में और इसके मुखालफत में दलाइल देते रहेंगे, हम भी अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तालिबान के साथ गुफ्तगू के हवाले से। इमरान खान साहब ये कहा है कि अब तालिबान का दफ्तर खोल देना चाहिए पाकिस्तान में, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो उनका नैरेटिव है तालिबान और मिलिटेंट ग्रुप के हवाले से, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, सूरत हाल को वाज़े नहीं कर रहा। लेकिन इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने आज ये मुतालबा किया है कि तालिबान का एक दफ्तर फौरी तौर पर खोला जाए ताकि उनके साथ जो मुज़ाकरात की बात है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। अगरचे तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा है उनका कहना है कि 9 सितंबर को जब APC हुई जिसमें मुज़ाकरात का फैसला किया गया, उसके बाद उनसे किसी किस्म का वफाकी हुकूमत ने राब्ता नहीं किया और उन्हें ये इल्म नहीं है कि ये मुज़ाकरात किस तरह हो रहे हैं। जबकि वफाकी हुकूमत के बाज़ आला ओहदेदार उन्होंने ये बयानात भी दिए, जिसमें सेनेटर परवेज़ रशीद, वफाकी वज़ीर इत्तलात भी शामिल हैं, जिनमें जनाब चौधरी निसार अली भी शामिल हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब कौन मुज़ाकरात कर रहा है? कुछ लोगों का कहना है कि क्या
ये मुज़ाकरात गैर सियासी लोग कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग इस पर तजिया निगार तनकीद कर रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से और उनकी पार्टी के जो डिसीजन है उससे यकीनन कन्फ्यूजन में इजाफा हो रहा है। मसलन तहरीक इंसाफ का ये फैसला सूबाई हुकूमत का कि सवात से फौज को वापस बुला लिया जाए। लोग ये सवाल करते हैं कि फौज को वापस बुलाने के बाद वहां पर कोई मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कायम नहीं है जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। इसका मकसद ये होगा कि फौज को वापस बुला के वो इलाका दोबारा इंतहा पसंदों के हवाले कर दिया जाए। फिर इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने इस बात की भी हमायत की है कि तालिबान का ये जो मुतालबा है कि फाटा से फौज को वापस बुलाया जाए। तो तहरीक इंसाफ की इस हमायत से ये भी सवाल किया गया है कि इसका मतलब ये है कि मिलिटेंट्स के आगे आप झुक गए हैं। मिलिटेंट्स के अगर आप ये मुतालबात मान लें तो फिर जो कहीं एक इंटरनेशनल मंसूबा है उस इलाके को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का, वो मंसूबा पूरा होता हुआ नजर आएगा। मुज़ाकरात के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दुनिया इसको किस नज़र से देख रही है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का ये मुतालबा कि तालिबान का एक दफ्तर खोला जाए। आज हम US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के रिसर्च स्कॉलर मुईद यूसुफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुईद। जी वालेकुम अस्सलाम। मुईद, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त जो नैरेटिव है सियासी जमातों का, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का, ये कहा जा रहा है कि इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा फैल रही है और जो मुज़ाकरात की बात की है उससे तालिबान को मौका मिल जाएगा अपनी कुव्वत को फिर दोबारा इकट्ठा करने का, बिल्कुल वैसे ही जैसे सवात में मुआहदा किया गया और इस दौरान वो ज़्यादा जो इंतहा पसंद थे वो ज़्यादा मुस्तैद हुए, कब्ज़ा किया इलाके पर और फिर ऑपरेशन करना पड़ा। क्या कहते हैं आप? देखिए समीर साहब, अब APC ने जो फैसला किया है वो एक कलेक्टिव विजडम है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो मेरे नज़दीक अगर उन्होंने वो फैसला कर लिया है, मैं इनफरादी तौर पे उसके हक़ में शायद ना हूँ, लेकिन अगर वो फैसला किया है तो उसको फास्ट ट्रैक करके बातचीत का सिलसिला एक दफ़ा करके देख लेना चाहिए। बहुत जल्द ये समझ आ जाएगी कि जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उन्होंने सामने रख भी दी हैं, वो कोई भी रियासत उनको नहीं दे सकती। और जहाँ तक ये बात थी कि वो पब्लिक ओपिनियन है, 70% लोग कह रहे हैं कि बातचीत करें, तो वो मेरे नज़दीक पेशावर के बाद और वो जो जनरल सनाउल्लाह का वाक़या है उसके बाद मूड जो है वो तब्दील हो गया है। और लोग भी अब ये पूछ रहे हैं कि अगर इन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाइयाँ जारी रखनी हैं, हमने फ़ौजें वापस बुला लेनी हैं, तो फिर तो वो सरेंडर वाली बात हो गई। तो मेरा ख्याल है अब सड़क पे भी मूड जो है वो तब्दील हो रहा है और ये मुज़ाकरात कोई थोड़े बहुत चलने से पहले ही मुझे लगता है कि शायद इस पे नजरसानी की जाए। और शायद इसको आपने कहा कि कलेक्टिव विजडम है तमाम सियासी जमातों की और नजर भी यही आया था, लेकिन बाद में अब पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबा किया है कि अगर ऑपरेशन करना है या जो सूरत हाल हुई है अपर दीर और पेशावर में वाक़े के बाद, तो उस पर एक और APC बुलाई जाए, तो फिर अब ये APC का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए ना, बिल्कुल ये भी खतरा है कि आप APC के बाद APC करते जाएं और कोई फैसला ना करें। हुकूमत ने फैसला करना है आखिर में और उनको फैसला कर लेना चाहिए। लेकिन ये भी कहना अब गलत है कि देखिए पेशावर हो गया इसलिए APC बुला लें, ये पहले नहीं पता था, कोई पहला पेशावर तो नहीं हुआ, कितने पाकिस्तानी जो हैं वो इनके हाथों मारे गए हैं, तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने ऑफ़र की, उसके बाद भी उन्होंने ये मामला जारी रखा। अब वो कौन सा ग्रुप है जिसने किया, कौन सा है जिसने नहीं किया, तो अगर आपने वो बातचीत का सिलसिला करना भी है तो बजाय ये दफ्तर खोलने और उनको एक नई जगह और इम्पोर्टेंस देने के, आप अपने इंटरलॉक्यूटर्स इस्तेमाल करें और उनसे जो भी आपने शुरू में बातचीत करनी है कि भाई आपने हथियार डालने हैं कि नहीं, जो हमारी रियासत की जो पोजीशन है वो रेड लाइंस आपने माननी है कि नहीं, वो बहुत जल्द बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो इस पोजीशन में नहीं है, ना ही उनका कोई ऐसा इरादा है। क्योंकि हकीकत ये है कि वो समझते हैं कि वो जीत उनकी तरफ है। और अगर कोई इंसर्जेंट ग्रुप, कोई गुरिल्ला फोर्स ये समझती है और उसके बाद वो निगोशिएट करती है, तो वो कभी भी आपको कुछ नहीं देगी, जो अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ हो रहा है। तो बिल्कुल वही यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर APC ने फैसला किया है तो आप करके देख लें। अगर हुकूमत ये समझती है कि इन 2 हादसों के बाद ऐसा नहीं करना तो वो फैसला कर ले, लेकिन कोई फैसला कर ले, क्योंकि कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रही कि ये मामला किस तरफ जाएगा। इस पर क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है इन तमाम मामलात पर, आप बयान कीजिएगा। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये जो सारी दहशतगर्दी
के खिलाफ जंग, जो अमेरिका की जंग थी, उसमें हम गए तो ये ड्रोन हमलों का जो रिएक्शन था, ये सारे ब्लास्ट धमाके उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन अगर आप फैक्ट्स पर नजर डालें, जो मुझे समझ में आया कि 2004 से 2009 के दरमियान सिर्फ 6 ड्रोन हमले हुए, लेकिन इन तमाम वक्त के दौरान हमने देखा बहुत ज्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हुए, बम फटे, सारा कुछ हुआ। तो ये जो नैरेटिव है कि ये ड्रोन हमलों का रिएक्शन है, आप मुत्तफिक हैं इससे? देखिए, इस हद तक मैं कम अज़ कम इमरान साहब को क्रेडिट देता हूं कि वो यकीन करते हैं इस बात पे, ये सियासत नहीं कर रहे, वो वाकई यकीन करते हैं कि यही मसला है। लेकिन थोड़े से हकाइक देखना ज़रूरी है, इतनी सिंपल बात नहीं है। इस हद तक तो दुरुस्त है कि शुरू में जो ये 9/11 के बाद जो मलबा पाकिस्तान पे आया, वो शायद इसीलिए था कि एक आलमी जंग छिड़ गई अफ़गानिस्तान में। लेकिन उसके बाद अब 10 साल गुजर गए हैं। अगर हर चीज़ पे ड्रोन का जिक्र करना है, जब बैतुल्ला मसूद मारा जाता है, जब वलियुर रहमान मारा जाता है, तो तब तो कोई कुछ नहीं कहता। और पेशावर में ड्रोन हमला नहीं हुआ, पेशावर में कोई वहाँ पे मगरबी शख्स नहीं था जिसने वो हमला किया। तस्लीम कर रहे हैं वो लोग कि हमने ये किया है, उससे पहले भी टीटीपी तस्लीम करती रही है। तो दुश्मन तो आपके सामने है। ये बात करना कि मेरे घर को आग लगी हुई है, जो आया था आग लगाने उसको मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं बड़ा दरिंदा पकड़ना चाहता हूँ, हालांकि मुझे पता नहीं है कि वो कौन है, तो ये बात जचती नहीं है। 50,000 पाकिस्तानी जान खो बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता बातचीत ना करें, वही बात है, कलेक्टिव विजडम है, लेकिन करनी है तो कीजिए और फैसला कीजिए कि वो बातचीत क्या करना। अच्छा, मैं एक, क्योंकि वक्त कम है मुहीद, वक्त कम है, मैं आपका मुख्तसरन एक कमेंट चाहूंगा। नवाज शरीफ साहब इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं, पूरी दुनिया के लीडरों से मिल रहे हैं। हमने मुज़ाकरात का फैसला अपने तौर पे किया है, अपने जो मकामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए। क्या वहां पर उनसे सवालात हो रहे होंगे और क्या वो मगरिब को इस हवाले से मुतमईन कर सकेंगे? देखिए, सवालात होंगे, नुक्ताचीनी भी होगी। कोई इस वक्त दुनिया तो नहीं चाहती कि ऐसा हो। पिछली जो पीस डील्स हुई हैं उससे भी कुछ नहीं निकला। लेकिन मेरे नज़दीक वज़ीर आज़म साहब को खुल के बात करनी चाहिए कि ये जो अभी मसीह बरादरी पे हमला हुआ, हम भी उसकी मजम्मत कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान मिल के मजम्मत कर रहा है। वो साइड भी पाकिस्तान की सामने आनी चाहिए और हम तो खुद विक्टिम हैं, ये बात उनको करनी चाहिए और फिर बताना चाहिए कि क्यों मुज़ाकरात के लिए APC बुलाई और क्या फैसला क्यों किया। बहुत शुक्रिया। मैं आपको, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त इस वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में, नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।